अब की सबसे बड़ी खबर आ रही है गोवा से, और गोवा में सावंत सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। विधानसभा में यह बहुमत साबित किया गया है और मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद नया मुख्यमंत्री बनाया गया था सावंत जी को, और उसके बाद उन्होंने आज बहुमत साबित करने का उनका दिन था और उन्होंने बहुमत को साबित कर दिया है। तो गोवा में सावंत ने बहुमत साबित कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है दीपक जो हाउस की थी वो 40 से 36 हो गई थी, क्योंकि दो कांग्रेस के एमएलए जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो दो दूसरे लोग थे, एमएलए थे, मनोहर पर्रिकर उनमें से एक थे, उनका निधन हो गया। तो 36 में से जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए थी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए वो 19 चाहिए थी, और ये बहुमत का जो मैजिक फिगर है वो सावंत ने प्रूव कर दिया है। नए मुख्यमंत्री गोवा के बन गए हैं और उनका साफ कहना है कि मनोहर पर्रिकर जितना काम तो नहीं कर पाऊंगा, वो वैक्यूम नहीं फिल कर पाऊंगा, लेकिन उनके लक्ष्य कदम पर जरूर चलूंगा। लेकिन आखिर किस तरीके से सावंत को शपथ दिलाई गई थी ठीक उसी दिन रात में 2 बजे जब मनोहर पर्रिकर जी का अंतिम संस्कार किया गया था? मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी अपना दावा पेश किया था। कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों दावों के बीच आखिरकार राज्यपाल ने कैसे फैसला लिया? देखिए, मृदुला सिन्हा के ऊपर तो कांग्रेस आज भी आरोप यही लगा रही है कि वो केंद्र की एजेंट है और गवर्नर की भूमिका में, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, उनको बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन साफ बात यह है कि फॉर्मूला यही निकाला गया कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। इतनी छोटी स्टेट है गोवा, इसके बावजूद यहाँ पर एक सीएम सावंत होंगे, उसके बाद 2 डेप्यूटी सीएम्स होंगे, जो कि 2 एलआई पार्टीज थी, एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक थी, उनको लाया गया, उनके 2 डेप्यूटी सीएम्स बनाए गए। ये फॉर्मूला निकाल के जैसे तैसे सरकार बीजेपी की यहाँ पर बनाई गई। और स्पीकर थे प्रदीप सावंत, और स्पीकर से उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। और गोवा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सबसे ज्यादा दल बदल हुआ है, सबसे ज्यादा दल बदल हुआ है, सबसे ज्यादा सरकार उल्टी पलटी गई है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूरा एक धड़ा दूसरे धड़े के साथ जाकर मिल गया था। तो ऐसे भी चमत्कार गोवा के अंदर देखने को मिले हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गोवा में विधायकों की संख्या मात्र 40 है, और 40 विधायकों में तोड़फोड़ करना बड़ा आसान हो जाता है। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था कि कांग्रेस ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद रात भर में माना जाता है और कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह सोते रहे और गडकरी ने मीटिंगों का दौर चलाया। उसके बाद एलाइस को साथ मिलाकर सरकार जैसे तैसे बीजेपी की बनवा दी। और आरोप ये लगा था भारतीय जनता पार्टी पर, जो फैक्ट भी था कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस सबसे पार्टी बनी थी 2017 के चुनाव में, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी नितिन गडकरी गए, उन्होंने मनोहर पर्रिकर तब सरकार का अप्रोच ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। यस। तो अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उसके लिए मैं जाऊं उससे पहले मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि मिडनाइट ऑपरेशन एक तरीके से नितिन गडकरी ने किया था। दिग्विजय सिंह इससे पहले कि कोई कदम उठाते, राहुल गांधी से बात करते, कहते ये है राजनीतिक सूत्र कि राहुल गांधी उस वक्त दिग्विजय सिंह के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसलिए दिग्विजय सिंह कोई डिसीजन नहीं ले पाए। नितिन गडकरी वहां पहुंचे, उन्होंने अलायंस पार्टनर से बात की, तमाम छोटी पार्टियों से बात की, इंडिपेंडेंट लोगों से बात की, और उसके बाद मनोहर पर्रिकर जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे उनके नाम पर सहमति बनाई और उनको गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिला दी। तो यह बहुत बड़ा फैसला था। और दूसरा उसी तरह का फैसला नितिन गडकरी ने लिया है प्रदीप सावंत को मुख्यमंत्री बनाकर। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, बहुमत साबित कर लिया है, किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या हुआ आज विधानसभा में? बिल्कुल सही कहा आपने, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब लग रहा था कि बीजेपी कहीं के बाजी मार ले जाएगी, और वही हुआ। आखिरकार प्रमोद सावंत ने फ्लोर टेस्ट में कहीं के पास हो गए, और इसलिए अब वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो कुछ शंकाएं थी वो दूर हो गई। और लगातार देखिए कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, जो इनके 14 विधायक हैं और कांग्रेस की तरफ से एनसीपी के 1 विधायक है, इसलिए 15 लोगों की संख्या थी। उन्हें आशा थी कि जो अन्य और जो पार्टियां हैं जो अब तक बीजेपी को सपोर्ट किया करती थी वह कांग्रेस समर्थन में आ सकती है। लेकिन नितिन गडकरी ने एक लंबी मीटिंग की थी और बीजेपी की तरफ से एक लंबा प्रयास किया गया था कि चुनावी मौसम है, इस मौसम में गोवा की सरकार जाना इनके लिए खतरा होगा, बीजेपी के लिए खासतौर से, इसलिए कहीं के मैसेज दिया गया। और यह पूरी तरीके से एक तरह फ्लोर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया गया बीजेपी की तरफ से, और वह फ्लोर मैनेजमेंट करने की वजह से वह फ्लोर टेस्ट से पास हो गई बीजेपी। इसलिए 20 जीतने की वजह से वह अब प्रमोद सावंत जो है वह अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं। आतिफ, क्या कहेंगे प्रमोद सावंत? मैंने माफ कीजिएगा प्रदीप सावंत कहा था, लेकिन उनका नाम है प्रमोद सावंत, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और अब
इलाज करना है उन्हें गोवा का, कैसे कर पाएंगे इलाज आते? बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पर अब, क्योंकि एक वैक्यूम जो बनी है मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा के बाद और फिर ये पूरी सरकार बनाने की कवायद हुई है, एक स्पीकर की भूमिका उन्होंने अदा की है। अब उनको मुख्यमंत्री की भूमिका अदा करनी है और सबको साथ ले जाके चलना होगा और उस साथ ही में संगठन को भी और उनको जो है मजबूत करना पड़ेगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अभी भी अगर देखें आप नंबर्स जो हैं, हालांकि गोवा एक छोटा राज्य है और उसमें 40 विधायक हैं, लेकिन एक पार्टी के आत्मविश्वास के लिए बड़ी बात होती है एक और राज्य में अगर सरकार काबिज हो जाती है तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह यूएसपी प्रमोद सावंत का जो रहा वो ये रहा कि दीपक अगर देखा जाए तो मनोहर पर्रिकर के बाद अगर बहुत लोग आए गए गोवा की राजनीति में, लेकिन ये संघ परिवार से जुड़े रहे हैं और प्रचारक रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूएसपी कह लीजिए वो यही था शायद। और सबसे ज्यादा लॉयल्टी देखी जाती है भारतीय जनता पार्टी में और प्रमोद सावंत पर उन्होंने अंततः भरोसा किया। स्पीकर से मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है और स्पीकर का काम भी उतना ही चैलेंजिंग होता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट में जिस तरह का मुख्यमंत्री का काम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रमोद सावंत जो है स्पीकर के पद के जो अपने अनुभव हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और प्रमोशन हुआ है एक तरह से उनका देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात हम लोकतंत्र जिंदाबाद में उन खबरों की कर लेते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है उन पर बात करेंगे। मणिपुर में राहुल गांधी ने पीएमओ को बताया पब्लिसिटी मिनिस्टर ऑफिस, इस पर बात करेंगे। वहीं शरद पवार ने कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान 22 मार्च को होगा। आज पीएम मोदी के घर में प्रियंका गांधी हैं, थोड़ी देर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी वो। और पुलवामा अटैक के चलते सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना नहीं मनाएगी इस साल होली। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसी घोषणा की है। मायावती ने इसके पीछे तर्क ये दिया है कि उनके गठबंधन की स्थिति अच्छी है, ऐसे में फिलहाल उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर आगे वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित जुड़ रहे हैं इस वक्त। वर्णित, मायावती, इंतजार ही हो रहा था कि मायावती चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी और ये संशय के बादल अब छट गए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब कुल मिलाकर क्या स्थिति होने वाली है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और इसके पीछे के कारण क्या है? जो बताए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं, लेकिन इसके पीछे की क्या सोच है? देखिए, ये बड़ा ऐलान है खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से और उन्होंने जिस तरीके से साफ किया है कि अभी जरूरत नहीं है उन्हें चुनाव लड़ने की और ये देश हित में जो एक गठबंधन हुआ उसके हित में ये फैसला जो है लिया गया है। कहीं ना कहीं इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो चाहेंगी कि वो फोकस कर सके हर एक सीट के ऊपर, कैंपेनिंग के ऊपर वो खास तौर पे ध्यान दे सके। ऐसे अगर वो खुद चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें अपनी सीट के ऊपर भी जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा समय अपनी सीट के ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन जबकि वो अब उन्होंने साफ किया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ रही है, इसमें वो अब अपनी सारी सीट्स के ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट कर ही सकती हैं, साथ ही साथ जो गठबंधन की जो सीटें हैं, जो सपा के साथ है, जो आरएलडी के साथ है, उनके साथ भी वो पूरा विचार विमर्श कर सकती हैं और कैंपेनिंग में अच्छे से भाग ले सकती हैं। एक और खास बात ये भी है कि अगर वो चाहेंगी तो लोकसभा का तो रूट उनके लिए खुला ही है, जैसा उन्होंने खुद साफ किया है, वरना आगे वो चाहेंगी तो राज्यसभा के जरिए भी जा सकती हैं। लेकिन और भी इसके अंदर बातें जो सामने आ रही हैं वो ये भी है क्योंकि मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और उसके लिए वो कैंपेनिंग में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और वो हर सीट को मजबूती से लड़ना चाहती है। इसीलिए शायद ये फैसला जो है वो बसपा सुप्रीमो की तरफ से लिया गया है। वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक, आपको भी लगता है कि यही कारण है क्योंकि कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की मायावती के लिए लड़ाई है, फाइनल पुश की स्थिति है कि अब नहीं तो कभी नहीं? बिल्कुल, ये फाइनल पुश की स्थिति है, इसीलिए मायावती को काफी अंतर है इन चुनाव में और काफी ध्यान देना पड़ेगा पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन जो कारण है मायावती के चुनाव नहीं लड़ने का वो ये है कि वो किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहती हैं।
मायावती अगर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस उनके लिए एक सीट छोड़ती, जैसे कि कांग्रेस ने घोषणा की थी। मायावती अभी इस बेहद डर में है कि प्रियंका गांधी के इन 3 दिन की वोट यात्रा के बाद कहीं बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरह शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है जिसको मायावती ने 1990 के दशक में कांशीराम और मायावती ने मिलकर छीना है। तो मायावती इस बात को लेकर बड़ी भयभीत है पॉलिटिकल तौर पर, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसीलिए मायावती के कैडर को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। कांग्रेस ने साफ किया था अगर मायावती चुनाव लड़ती हैं तो उनके खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं देंगे। अगर मायावती के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देती तो वो बाकायदा इस बात का प्रचार करती कि हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर की जो सीटें हैं उन पर कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष की जो सीट है उस पर कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, और इससे उत्तर प्रदेश में एक तरह का कंफ्यूजन फैलता। तो मायावती ने उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए आज साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और कांग्रेस के किसी भी तरह के प्रचार में उनके वोटर, उनके कोर वोटर्स, बहुजन समाज पार्टी के वोटर और समाजवादी पार्टी के वोटर न आए। क्या ये इसके पीछे कई कारण, जो मायावती का भय है, क्या यही वजह है कि वो गुस्से में भी तब्दील हो रहे हैं? हम देख रहे हैं अखिलेश यादव और सपा की बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन चाहे प्रियंका गांधी का जैसे ही चुनावी मैदान में उतरना हो तो मायावती का हमेशा से ये खुद को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट चाहे पुश करने की स्थिति हो, या फिर चंद्रशेखर के साथ जाकर, चंद्रशेखर आजाद के साथ, भीम आर्मी वाले के साथ जैसे प्रियंका गांधी जाके मिल गई, तो कहीं ना कहीं जो मायावती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही है। वो छटपटाहट की वजह है, यही है क्या? इस छटपटाहट की वजह बड़ी साफ है। पहला, उनका पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन। पिछले लोकसभा के अंदर मायावती की पार्टी बीएसपी को 0 सीटें मिली थी। दूसरी बात, उनका विधानसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन। 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली थी, तिहाई के आंकड़े तक भी वो नहीं पहुंच पाई थी। इस बार उनके लिए अपने पार्टी को बचाने की लड़ाई है, और जब पार्टी रसातल में जाती है तो कोर वोट बैंक या उनका परंपरागत वोट बैंक कुछ नहीं रहता। उसके बाद कांग्रेस का जिस तरह से वोट डिसइंटीग्रेट हुआ था आंचल, उसी तरह से मायावती का वोट भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। मायावती का वोट भी छिटक कर बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है, कुछ समाजवादी पार्टी में भी जा सकता है। और 2017 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में मायावती का जो कोर वोट बैंक था उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वोट किया था। ये वोट बैंक छिटके ना, इसी के चलते मैंने भयभीत शब्द का इस्तेमाल किया था कि मायावती कहीं ना कहीं भयभीत नजर आती है। उनको लगता है कि ये लड़ाई उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए है। ये लड़ाई एक ऐसे वक्त पर है जब धीरे धीरे बीजेपी उनके कोर वोट बैंक में सेंध लगा रही है और कांग्रेस उसी रणनीति के साथ आगे आ रही है। तो मायावती के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक रास्ते बचे नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी परेशान भी है, वो थोड़ी भयभीत भी है, और वो थोड़े ऐसे स्टेटमेंट भी दे रही है जिससे उनकी बेसब्रीपन छलकता है आंचल। तो इन तीनों चीजों को हमको समझना होगा। और साथ ही साथ दीपक की चाहे 2014 हो, 17 हो, वोटिंग, मायावती की दिक्कत ये भी रही है कि वोट परसेंटेज भले ही ठीक ठाक रही हो, लेकिन वो स्ट्राइक रेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स बहुत खराब रहा है। ये हमको समझना होगा और ये देखना भी होगा। अब उनको लगता है कि मेरा स्ट्राइक रेट खराब था लेकिन मुझे वोट मिले अच्छी बात है, लेकिन अब उनका अगर आप जीत नहीं रहे सीटों पे और पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? और दूसरा, उनको ये लगता है कि पहले तो सीट 0 मिली, अब यही सीट 0 का पैटर्न अगर चलता रहा तो लोग ये भी सोचने लगे हैं कि वो अपना वोट खराब न करें। एक जमाना ये था जब कांशीराम हमको कहा करते थे आप टीवी पे कुछ भी बोल लो, आप अखबार में कुछ भी लिख लो, मेरा वोटर ना टीवी देखता है ना अखबार पढ़ता है। मायावती अब समझ गई है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। अब उनका वोटर मोबाइल के सहारे दुनिया की हर न्यूज तक पहुंच रहा है, और मायावती को यह लगता है कि कहीं उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की इस लड़ाई में अपने वोट का सही इस्तेमाल के लिए उनका कोर वोटर किसी दूसरी पार्टी की तरफ न शिफ्ट कर जाए। मुझे लगता है मायावती का यह डर बड़ा है, और मायावती को लगता है कि इस डर को संभालने के लिए उनको अब 2019 के चुनाव में सभी घोड़े खोलने होंगे। और मायावती अगर खुद चुनाव लड़ती तो उनकी नजर या उनकी जो सोच है अपनी सीट पे भी रहती, कहीं उनको डर रहता कि कहीं वो चुनाव ना हार जाए। तो इससे निकलने के लिए सबसे बेहतर यह था कि मायावती चुनाव ना लड़े, और यही फैसला उन्होंने किया है। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। लोकतंत्र जिंदाबाद लगातार जारी है, जल्द लौट रहे हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर एसीसी सीमेंट, करे कुछ
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के घर एक अहम बैठक चल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर ये बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद हैं, अंबिका सोनी मौजूद हैं और अहमद मीर मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के जम्मू कश्मीर के चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनावों के लिए अब ये लास्ट मिनट जो राउंड ऑफ टॉक्स है वो हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की सीटों को लेकर। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अजय के पास है, जो है एक क्विक जवाब, क्या सीटों का बंटवारा हो रहा है एनसी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि उनके बीच अलायंस लगभग फाइनल माना जा रहा है। देखिए विपुल जी, जो अलायंस है वो लगभग तय था, मगर जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर एक बड़ा विवाद बना हुआ था। कांग्रेस का मानना था कि 3 सीटों का जो है वो बंटवारा होगा, जिसमें जम्मू से एक का और श्रीनगर से एक और लद्दाख की सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आए और 3 सीटें जो है बाकी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे लड़े। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें कश्मीर वाली और एक लद्दाख वाली सीट पर लड़ना चाहती है। 2 सीटें कांग्रेस को देने को राजी थी, मगर उसी पर लेकर जो है सहमति नहीं बन रही। ठीक है अजय, एक लाइन में क्विक जवाब। वेरी सरप्राइजिंगली ओमर अब्दुल्ला इस बैठक में नहीं है और आपकी आवाज भी कट रही है, तो थोड़ा मूव करें। बिल्कुल, आपको बता दूं उमर अब्दुल्ला इस बैठक में नहीं है। यहाँ सिर्फ फारूक अब्दुल्ला है और उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो है गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है गुलाम अहमद मीर जो है वो शामिल हैं और इनके बीच में बैठक चल रही है। और आज जो है कहीं न कहीं फाइनल फैसला होगा कि आखिरकार कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस 3 सीटों पर जो है वो चुनाव। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रियंका की बोट यात्रा की, क्योंकि आज उसका अंतिम दिन है। क्या कुछ किया प्रियंका ने, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। और अब बात देश के सियासी घमासान की। पीएम मोदी ने आज सुबह एक ट्वीट किया कि परिवारवाद की वजह से देश बर्बाद हुआ, इसीलिए 2014 में देश की जनता ने परिवारवाद को नकार कर ईमानदार सरकार को मौका दिया। पीएम के बयान पर राहुल और प्रियंका गांधी ने फौरन पलटवार किया। गंगा यात्रा पर निकली प्रियंका ने मिर्जापुर से हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने देश को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि हमें जितना प्रताड़ित किया जाएगा हम उतनी मजबूती से लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर अपने अंदाज में हमला बोला और पीएमओ को पब्लिसिटी मिनिस्ट्री ऑफिस बता डाला। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा, जिस पर सियासत इतनी गर्मा गई। वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। 2014 में देशवासियों ने परिवार तंत्र को नहीं, लोकतंत्र को चुना। विनाश को नहीं, विकास को, चुनाव शिथिलता को नहीं बल्कि सुरक्षा को चुनाया। अवरोध को नहीं, अवसर को प्राथमिकता दी है। वोट बैंक की राजनीति के ऊपर से विकास की राजनीति को ध्यान में रखा है लोगों ने, ये कहा पीएम ने। साल 2004 का जनादेश ऐतिहासिक था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। जब कोई सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ चलती है तो यह उसके काम में भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की नीतियों और कामकाज का ही असर है कि बीते 5 वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। आज हर क्षेत्र में इस बुनियादी परिवर्तन का अर्थ ये है कि देश में एक ऐसी सरकार है जिसके लिए देश की संस्थाएं सर्वोपरि हैं। 16वीं लोकसभा की कुल प्रोडक्टिविटी शानदार तरीके से 85% रही, जो 15वीं लोकसभा से कहीं अधिक है। वहीं 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 68% रही। देशवासियों को यह पूछना चाहिए कि आखिर राज्यसभा ने उतना काम क्यों नहीं किया जितना लोकसभा में हुआ। उन्होंने पूछा कि वे कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने सदन के भीतर इतना हंगामा किया और क्यों वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन की फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। प्रधानमंत्री के इन बयानों पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। अब आपको सुनाते हैं कि प्रियंका ने मोदी के वंशवाद के आरोपों पर क्या कहा। और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, चाहे कुछ भी करें
हमें जितना प्रताड़ित करें हम डरते नहीं हैं, हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। तो सुना आपने प्रियंका गांधी को, उन्होंने कहा जितना हमें प्रताड़ित करेंगे उतना हम लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दीपक यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। लेकिन दो सवाल यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी का इंडिया फर्स्ट वर्सेस जो फैमिली फर्स्ट का नैरेटिव है, देखिए 2014 में तो ये ठीक था, लेकिन 2019 में जब चुनाव में जा रहे हैं तो क्या अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाना ज्यादा बेहतर नहीं था? बार बार कांग्रेस के ऊपर इस तरह का हमला, और खासतौर से तब जब वंशवाद का नाम लिया जाता है। तो मैं पूरी फहरिस्त जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वो पढ़ दूं। रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह, गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटी पंकजा मुंडे, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह। तो वंशवाद से बीजेपी भी अछूती नहीं है। ऐसे में इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना, क्या ये सही है? देखिए, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा क्योंकि देश की जनता बड़ी सहजता के साथ कांग्रेस की इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स को समझती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र या पुत्रियों के बारे में बात होती है तो यही कहा जाता है कि इसने तो पहले संगठन के अंदर लंबा काम किया, आरएसएस के अंदर लंबा काम किया और फिर आए। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीजें वंशवाद है। देश की जनता इस बात को बेहतर समझती है। लेकिन यह फैशनेबल है कि हम कांग्रेस के वंशवाद पर हमला करें, यह फैशनेबल है कि हम कांग्रेस की स्थिति और परिस्थिति पर हमला करें। जहां तक आपने रिपोर्ट कार्ड की बात कही है, प्रधानमंत्री भी थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। उन्होंने आज ब्लॉक लिखा, वंशवाद पर हमला किया, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करी तो लोकसभा की भी कर ली और राज्यसभा की कर ली। और यह सवाल भी उछाल दिया कि राज्यसभा को रोकने वाले आखिर वो लोग कौन थे? जाहिर सी बात है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां थी जो लोकसभा के 85% के मुकाबले राज्यसभा में 68% कामकाज कर पाई। तो यह समझने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो फैशनेबल है, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो देश की जनता को पसंद आता है, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो लगने वाला कांग्रेस पर सबसे सहज आरोप है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितना बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेले वो बेहतर होगा, क्योंकि तब रॉबर्ट वाड्रा की वो फोटो ईडी दफ्तर में जाते हुए सबको दिखाई देती है जिसमें वो पूछताछ के लिए जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को इस बात के लिए अटैक करना और प्रियंका गांधी पर इस तरह का हमला करना, जाहिर सी बात है प्रियंका विक्टिम कार्ड खेलती है। और विक्टिम कार्ड जब वो खेलती है तो पूरे देश को रॉबर्ट वाड्रा की वो फोटो ईडी के सामने दिखाई देती है। और जाहिर सी बात है ये 2-4 वोट बीजेपी के बढ़ाएगी, कांग्रेस के नहीं। आतिर, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें, जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में बात की है, किस तरह से ब्लॉक किया गया इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशंस थे, उन्होंने कहा। और आपको याद होगा जब भी प्रधानमंत्री सत्र होता है संसद में तो सबसे पहले जाके उनको वो जो बाइट देते हैं उसमें यही आग्रह करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कि वो एक सकारात्मक जो है भूमिका अदा करें और एक साथ मिलकर चलें और देश की व्यवस्था में हाथ मतलब कांधे से कांधा मिलाकर चलें। तो क्योंकि इलेक्शन अब इतने नजदीक है तो हमला और पलटवार दोनों रहेगी। जहां एक और प्रियंका उतर आई हैं और वो भी अपने वाटर टेस्ट कर रही हैं, वो भी देख रही हैं कि कितना पानी है, उधर राहुल भी उतरे हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि एक वंशवाद है, ये एक स्वाभाविक हो जाता है। और जब वंशवाद का आज खासतौर से ब्लॉग लिखकर हमला करना और आज वाराणसी में जाकर प्रियंका का गरजना, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 और 11 कर दिया ना प्रधानमंत्री सुबह से। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टीवी में हेडलाइन क्या बनेगी, अखबारों में हेडलाइन क्या बनेगी, आज सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड करेगा। और उन्होंने ठीक उसी दिन को चुना जब प्रियंका गांधी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, बनारस के अंदर है और अपनी यात्रा का समापन करेंगी। तो आज प्रधानमंत्री पहली हेडलाइन बने हुए हैं, प्रियंका गांधी की बोट यात्रा नहीं। तो प्रधानमंत्री इस हेडलाइन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, न्यूज रूम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, किस बात पर कॉपी एडिटर कॉपी लिखेगा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और इसीलिए आज डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बहाने प्रियंका गांधी पर उस दिन हमला किया गया है। और आपने 1 और 11 बहुत बेहतर किया आंचल, क्योंकि आपने जोर दिया कि बनारस प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री वंशवाद। और एक वो अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा, आपने जो अभी अंडरस्टैंडिंग बताई है, जो कांग्रेस पलट कर बोल सकती है कि हेडलाइन मैनेजमेंट ही तो करते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी।
बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि कांग्रेस भी इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाती है कि अगर उनके नेता राहुल गांधी ट्वीट करें तो सबसे ज्यादा बार उनका वो ट्वीट टीवी पर दिखाया जाए, अखबारों में छपे, सोशल मीडिया पर चले। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हेडलाइन मैनेजमेंट की समझ कांग्रेस से बेहतर है, इसीलिए वो फिलहाल आज की तारीख में बेहतर नहीं। सोशल मीडिया पर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो प्रचार और प्रसार जिसका आरोप आज राहुल गांधी ने भी लगाया आतिर, उसमें कहीं ना कहीं पछाड़ना बीजेपी के लिए कांग्रेस को बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जिस तरह से कम्युनिकेट करती है पार्टी और प्रधानमंत्री खासतौर पर जो लोगों को कनेक्ट करते हैं और जो भी वो ट्वीट करते हैं या फिर अपने ब्लॉग में लिखते हैं, उससे लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारी बात कह रहे हैं, तो उसका बहुत असर होता है। और कांग्रेस ने अपने जो टेनियर रहा उसमें शायद कम्युनिकेशन को इग्नोर किया, जो कनेक्टिविटी है कि ऐसे जो बुनियादी जो लोग हैं उनसे जाके जुड़ना, ग्रास रूट्स में जाके जुड़ना, उनसे कम्युनिकेट करनी, ये कला जो है बीजेपी की बहुत जो है इसका स्तर काफी ऊंचा है और कांग्रेस को अभी इससे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन दीपक मुझे ये बताएं कि प्रियंका का आज जाकर वाराणसी में गरजना और इस बोट यात्रा का समापन तो कहीं ना कहीं क्या अभी तक तो गरजे नहीं है ना? नहीं अभी भी लगातार। हाँ, उसको मैं गरजना नहीं कहूंगा, ये एक सेल्फ डिफेंस है। आपने खुद डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पर काम किया है, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी पर नहीं। मैं प्रियंका को हमेशा ये मानता हूं कि प्रियंका बहुत अच्छी कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करती है हर तरह के लोगों के साथ, क्लास के साथ, मास के साथ। लेकिन कम से कम इन 3 दिनों में प्रियंका के उस तरह के तेवर मुझे इस बोट यात्रा के अंदर नहीं दिखाई दिए हैं। मे बी स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्योंकि ये पहली यात्रा थी कि हमें कितना भी प्रताड़ित किया जाए हम ये लड़ाई नहीं हारेंगे, इस तरह की बातें। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर मैं इसलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी, वो डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी, कि राहुल गांधी का जो इवेंट, जो पूरा हेडलाइन स्पेस है और जो मीडिया स्पेस है वो प्रियंका गांधी खुद ले रही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी ये डर है कि राहुल गांधी का स्पेस कहीं प्रियंका गांधी ना ले ले, और बीजेपी के अंदर कितना डर है? कांग्रेस के अंदर भी ये डर है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस के अंदर भी ये डर है कि कहीं राहुल का गुट और प्रियंका का गुट। क्योंकि जब भी परिवार से 2 लोग राजनीति में होते हैं तो आपने देखा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे तो एक राहुल का गुट था और एक सोनिया गांधी का गुट था, और सीनियर वर्सेस जूनियर की लड़ाई, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की वो भी लड़ाई अभी चल रही है। लेकिन उसके साथ प्रियंका गांधी भी राजनीति के मैदान में आ गई है। तो इस वक्त प्रियंका के सिपा सलार वर्सेस राहुल के सिपा सलार, और दोनों में एक दूसरे से आगे दिखने की भीड़ भी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में होगी। कांग्रेस जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स भी करती है और किचन कैबिनेट की पॉलिटिक्स भी करती है। तो उनकी किचन कैबिनेट की पॉलिटिक्स किस तरीके से मूव होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि यहां पर भी दोनों के गुट एक दूसरे में हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, करते होंगे। लेकिन कांग्रेस को अभी यह समझना चाहिए कि उनको यूनिफाइड होकर मोदी के हेडलाइन मैनेजमेंट से लड़ना है, आपस में एक दूसरे के मैनेजमेंट से नहीं लड़ना है। तो मुझे लगता है कि भाई को बहन से आगे दिखाना, बहन को भाई से आगे दिखाना, ये कोशिश खुद भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस के रणनीतिकारों को चाहिए कि इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रैप में न फंसे। बहरहाल हमारा जो ग्राउंड फील्ड रिपोर्टिंग का मैनेजमेंट इस वक्त रजत राकेश टंडन कर रहे हैं, वो फोनों पर जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। रजत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने आज जो जवाब दिया प्रधानमंत्री को, आपको कहीं लगता है कि प्रियंका गांधी ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और शायद उनको आज बनारस में ये खेलने से बचना चाहिए था, क्योंकि सबके सामने रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर आएगी जब वो ये बात करती है? तो देखिए, विक्टिम कार्ड के साथ साथ अगर दीपक जी आप देखिए तो उन्होंने कहा कि आप हर समय यू कैन नॉट फूल द पीपल ऑफ द कंट्री, और आप हमें जितना दबाएंगे हम उतना आपसे लड़ेंगे। तो उसका क्रक्स यही था कि हम बनारस जा रहे हैं, आप सोचिए कि पहले से डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे और करप्शन पे एक मैसेज दे दीजिए और हम वीक हो जाए, तो हम वीक होने वाले नहीं, हम लड़ेंगे और हम आएंगे। और इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ दीपक जी, अगर आपको याद हो तो पिछला जो इलेक्शन था उस वक्त आपने एक बड़ा प्रोग्राम किया था दशाश्वमेध घाट पे, मैं उस वक्त मौजूद था। और वहीं प्रियंका गांधी पहुंची है जहां पर नरेंद्र मोदी हमेशा गंगा आरती करते हैं, जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर जाया जाता है, बोट से चलकर आई हैं, अभी उन्होंने भी गंगा आरती करी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडियन न्यूज के पास, मुझे लगता है कि कुछ पलों में वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखवा पाएंगे। एक आराम से वो उतरी है, अभिनंदन स्वीकार किया है, आरती करी है, अब वो जा रही है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। तो आप ये कहिए कि जो एक कोर था, जो एक यूएसपी थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की बनारस को लेकर, कि बनारस सिर्फ मोदी के साथ है, बनारस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है, उस गढ़ में सेंध लगाने के लिए पहुंची है। और सेंध लगाने से पहले ही कह दिया है कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
रजत, आपसे ये जानना चाहेंगे, वहां पर जितनी भी जनता है, देखिए हम ये तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी का चेहरा देखने के लिए बहुत सारी उत्सुकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इंदिरा गांधी की उसमें इमेज दिखती है। लेकिन ये भी खबरें आई कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो ये उत्सुकता का लेवल है या वाकई ही आपको लगता है जमीन पे लोगों से बातचीत करके कि वोट्स की तरफ भी स्विंग कर सकता है प्रियंका गांधी फैक्टर? मुझे लगता है अभी जो जनता है वो थोड़ी कंफ्यूज है। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में अलायंस हो गया होता, सपा बसपा कांग्रेस साथ में होती, तो शायद कोई दुविधा नहीं होती, एक एज होता और एक आप कह सकते हैं कि आप एक चीज में एक एडेड अट्रैक्शन और एक ग्रेविटी डाल देते प्रियंका गांधी कांग्रेस में आकर, उस अलायंस को बड़ा कर देती है। लेकिन जब आप अलायंस में नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, कार्डर नहीं है, बूथ में कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे में दिक्कत होगी प्रियंका गांधी के लिए कि वो कैसे कांग्रेस का चुनाव ऊपर तक लेकर जाए। ठीक है रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल एक ब्रेक। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब आइए तस्वीरें देखते हैं प्रियंका गांधी की। उन्होंने होलिका का पूजन किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सर पर पल्लू लेकर होलिका का पूजन करते हुए आज रात में होली जलाई जाएगी। और प्रियंका कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही हैं सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने का। लाल रंग की साड़ी जिस तरह से कल उन्होंने पहनी थी, और उसके पीछे भी बताया गया कि ये बड़ी सिग्निफिकेंस है, उनको बोला गया था लाल रंग की साड़ी पहने, और देखिए ये पल्लू सिर पर ओढ़े एक बार फिर से प्रियंका गांधी होलिका पूजा कर रही हैं। दीपक, कहीं ना कहीं एक एक स्पॉट, एक चाहे मंदिर जाना हो चाहे मजार जाना हो, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से बीजेपी इसमें ऑलरेडी ही लीड ले चुकी है, क्या कांग्रेस मैचअप कर पाएगी? अरुण जेटली का वो बयान गुजरात में और मध्य प्रदेश में जब दौरे कर रहे थे राहुल गांधी मंदिरों के, तो ये कहा था कि हम ओरिजिनल हैं, आप फेक हैं। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस क्या कर पाएगी, लेकिन कम से कम कांग्रेस ने करना शुरू किया है, कोशिश शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि इसको मतलब एक पेड़ को बड़ा करने में वक्त लगता है। बीजेपी इस पेड़ को लंबे समय से बड़ा कर रही थी, धर्म और राजनीति के कॉकटेल वाला। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब ऐसा करने की कोशिश कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि माइनॉरिटीज को जहां पर सम्मान देने वाली बात होती है, कांग्रेस वो भी करती है, लेकिन उसको लगता है कि अब वो कम से कम मेजॉरिटी के खिलाफ ना जाए। 2014 के चुनाव हारने का कांग्रेस का एक बड़ा कारण यह था कि वो माइनॉरिटीज के साथ खड़े दिखती थी और मेजॉरिटी के खिलाफ। और मुझे लगता है कि एक बड़ा कॉन्शियस एफर्ट है, लेकिन अभी जो है दिल्ली अभी दूर, मतलब मुझे लगता है कि 2014 में ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ही आई थी और ये एनालिसिस किया था कि आप बड़ी एंटी मेजॉरिटेरियन पार्टी माने जाते हैं। उससे सबक सीखने में भी 5 साल कहीं ना कहीं लगा दिए। दीपक, आपको लगता है? कांग्रेस में शाही अंदाज में काम होता है, आराम से जैसे थे, फिर थोड़ा उठते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर थोड़ा हॉलीडे करते हैं। मेरे ख्याल से काम और काम को अपनाने की संस्कृति जिस तरह से कांग्रेस के अंदर है, जिस तरह से कांग्रेस में है, वो बड़ी आराम वाली संस्कृति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, कम से कम नरेंद्र मोदी की संस्कृति उससे जुदा है। वो आरएसएस का डिसिप्लिन है लगता है। नहीं, आरएसएस का डिसिप्लिन नहीं। आरएसएस में भी बड़े भोजन और विश्राम दोनों बहुत अच्छी तरीके से होता है। मेरे ख्याल से ये सोच और आदमी के परसेप्शन के लेवल के फर्क वाली बात है। वैसे दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के लिए तो ये एक तरह से पिकनिक होता है, चुनाव में आना, पिकनिक मनाना और उसके बाद लंबी छुट्टी पे चले जाना, जिस पर ये कहना भी मेरे ख्याल से जाती हो। जवाब आया कि 3-4 साल से मेरी अपनी नानी बीमार है, मैं इटली नहीं गई हूं उनसे मिलने के लिए। तो जवाब, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार लगातार हो रहा है। बहुत दिलचस्प चुनाव है। दीपक, लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए इतना ही। लेकिन होली की बधाई तो दे दें। बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। नहीं, होली की बधाई हम देते हैं, आंचल को भी देते हैं। वो रंग नहीं खेलती हैं, लेकिन आप रंगों में डूबिए, रंगों में सराबोर होइए, खूब रंग खेलिए और होली के दिन ये प्रण लीजिए कि आप जिस जनप्रतिनिधि को जिताएंगे वो बेहद अच्छा होगा। मतदान में बढ़कर भाग लीजिए और रात में 8 बजे देखिए हमारी चुनावी अंताक्षरी कांग्रेस के राजीव त्यागी और बीजेपी की बरखा शुक्ला के साथ।